वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एचआरएम, जिसे कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, या आपकी मैनेजमेंट की एक ब्रांच है, इसका इवोल्यूशन किस तरह हुआ है। तो सबसे अगर हम इवोल्यूशन देखते हैं इसका, तो हमारी एचआरएम का इवोल्यूशन 4 फेज़ के अंदर हुआ है, 4 फेसेस के अंदर हुआ है। तो इन चारों फेज़ को हम वन बाय वन डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहला फेज़ क्या था हमारे सामने, वो था प्री 1947, मतलब फ्रीडम से पहले का फेज़ था ये हमारा, क्योंकि उस टाइम पे किसका हमारी कंट्री के अंदर रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो पहली बात करेंगे हम यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम के अंदर हमारी कंट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की क्या कंडीशन थी। उसके बाद दूसरा एरा आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ये बात करते हैं हम फ्रीडम के बाद, और जो हमने एक एलपीजी की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, अपनी इकोनॉमी को अदर कंट्रीज़ के लिए ओपन किया था, अपने आप को ग्लोबलाइज बनाया था, उस कंडीशन से पहले की बात। तो ये हो गई आफ्टर फ्रीडम और बिफोर ग्लोबलाइजेशन। तीसरी स्टेज है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जहाँ से हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरल किया था। अपने अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो उसके रूल्स रेगुलेशन को कम कर दिए थे, स्मूथ कर दिए थे। हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया था। प्राइवेट इंडस्ट्री को भी इनवाइट किया था बिजनेस करने के लिए, जो उन सेगमेंट्स में जो कि अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट के लिए फिक्स थे। और लास्ट फेस आता है आपका टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन का। ये आप देख रहे हैं आज के टाइम पे कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, कहीं ना कहीं अपने आप को डिजिटलाइज कर रहा है। चाहे आप शॉपिंग की बात कर लो, आप मैन्युफैक्चरिंग देख लो, आप असेंबली लाइन देख लो, हर कोई इनोवेशन कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है, जिसके थ्रू कि अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बना सके, नए फीचर्स ला सके, अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट कर सके। और डिजिटलाइजेशन का मतलब है कि जो कंज्यूमर्स को सर्विस दे रहे हैं, किस तरह वो ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, ऑर्डर को प्लेस करते हैं, किस तरह उन्हें ईजी से ईजी मेथड दिया जा सके पेमेंट का, उन्हें जल्दी से जल्दी उनके घर प्रोडक्ट को पहुंचाया जा सके। मतलब अपने आप को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जिसके थ्रू कि अपनी वो सर्विसेज को और एफिशिएंट कर सकें, अच्छी बना सकें। तो ये आपका 2000 बाद से देखा गया है। तो ये हमारे पास 4 बेसिक फेस हैं इवोल्यूशन के एचआरएम के। तो पहला फेस देखते हैं हम कि पहला फेस कौन सा है। तो पहला फेस वही आपका प्री 1947, मतलब प्री इंडिपेंडेंस का। तो ये वो टाइम था जब हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटिश का रूल हुआ करता। तो ब्रिटिश को अगर हमारी कंट्री के अंदर बात करें तो उनको कोई इतना, कह सकते हैं, मोटिवेशन नहीं था, उनका मोटिव नहीं था कि हमारे वेलफेयर के लिए काम करें। बट कहीं ना कहीं उसका जो कंट्रोल था ब्रिटिश क्वीन के पास था। तो उन्होंने एक कमीशन बनाया, रॉयल कमीशन ऑफ लेबर 1929 में इंडिया के लिए। क्योंकि अगर मैं ब्रिटिश कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पर ये रॉयल कमीशन मिड 18s के अंदर आ चुका था। तो वहाँ पर करीब करीब इस कमीशन को 70 साल हो चुका था इस्टेब्लिश हुए, काम करते हुए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इसी हम कमीशन को इंडिया के अंदर भी अप्लाई करें, अप्लीकेबल करें, वहाँ पर इसको भेजें, जिसके थ्रू कि हमें वहाँ की भी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका पता लगे, उनको स्टडी कर सकें और वहाँ के कंडीशंस को अपने फेवर में कर सकें। तो स्टार्टिंग होती है 1929 से। कौन सा कमीशन था? द रॉयल कमीशन ऑन लेबर। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था इस कमीशन का? स्टडिंग एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़। तो बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास कंट्रोल तो ब्रिटिश का ही था, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले थे वो मोस्टली आपकी इंडियन लेबर ही थी। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे। कभी उनकी वेजेस के चक्कर में उनको वर्किंग कंडीशंस कैसे दे रहे हैं, किस एज के पर्सनस को काम दिया जाए, क्या रोल होना चाहिए ट्रेड यूनियन क्या, या कौन कौन से फैक्ट्री के अंदर उनको सेफ्टी इक्विपमेंट दिए जाएँ। तो मतलब बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ आ रही थी। उन इशू को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए इस रॉयल कमीशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्री में लेके आई थी। तो इस रॉयल कमीशन ने पूरे 2 साल लिए, और 2 साल बाद 1931 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करा। और उस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करा कि क्या कंडीशन है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर इनके रिगार्डिंग किस तरह से लॉज और रेगुलेशंस होने चाहिए। तो कैसे रेगुलेशंस थे, लॉज थे, लाइक आपका वेजेस का, जो आप आज के टाइम में पढ़ते हो मिनिमम वेजेस, तो कहीं ना कहीं उसकी स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। वर्किंग कंडीशंस, तो हम बात करते हैं आज के टाइम पे बिजनेस के अंदर कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, एक हेल्थी इन्वायरमेंट हो, उसके बारे में यहाँ सोचा गया।
हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं आज के टाइम में, तो उसकी भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग 1929 में स्टार्ट हुई। फैक्ट्री सेफ्टी, कि अगर कोई भी लेबर काम कर रहा है, हमारे पास बहुत सारी हेजार्डियस इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनके अंदर क्या रेगुलेशंस होने चाहिए या कौन से रूल्स होने चाहिए कि जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ को कोई इफ़ेक्ट ना हो। ट्रेड यूनियन का कितना इंटरफेरेंस होना चाहिए कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? रॉयल कमीशन से हुई 1929 के अंदर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी? 1931 के अंदर रिपोर्ट इन्होंने अपनी पेश करी, पब्लिश करी। तो ये हमारी पहली स्टेज थी HRM डेवलपमेंट की। अब दूसरी स्टेज आती है कि अब हमें फ्रीडम मिल चुकी है, हमारी कंट्री के अंदर कह सकते हैं जो ब्रिटिश रूल था वो ख़त्म हो चुका है। अब सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट हमारे खुद के ही पीपल्स कर रहे थे, हमारे लीडर्स कर रहे थे। अब यहाँ पर स्टार्टिंग होती है कि अब किस तरह के लेबर लॉज को, रेगुलेशंस को बनाया जाए इंडिया के अंदर, इंडिया के ही पर्सपेक्टिव में। क्योंकि इससे पहले जो भी लेबर लॉज रेगुलेशंस के बारे में बात करी गई, स्टडी करी गई, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू करी गई थी। क्योंकि वहाँ पर उसका पर्सपेक्टिव अलग था, उनका मोटिव था किस तरह यहाँ पर जो भी लेबर हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके वो अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब हमें फ्रीडम मिल गई, हमारी इंडियन गवर्नमेंट बन गई, खुद की पार्लियामेंट हो गई हमारी, अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह वेलफेयर हो सके हमारे लेबर्स का। वेलफेयर कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए, अगर आपको किसी का वेलफेयर करना है तो दो ही ऑप्शन है, या तो उसके लिए कोई स्कीम बना दो, जैसे हमारी गवर्नमेंट बनाती रहती है टाइम टाइम पर, हमारे पास जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं एक स्कीम्स आती रहती हैं। हम बात करते हैं कि अगर कोई PWD स्टूडेंट है तो उसके लिए एक अलग स्कीम आ जाती है, अगर कोई बीडो है तो उसके लिए अलग स्कीम आ जाती है। मतलब बहुत सारी स्कीम्स बनाती रहती है गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। और इसके साथ साथ कुछ प्रोग्राम्स को भी रन किया गया जिसके थ्रू की लेबर्स के वेलफेयर को फिक्स किया जा सके। तो यहाँ से आपकी स्टार्ट हुई थी कुछ लॉज की। जो पहला लॉज आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कि अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर एक दूसरी इंडस्ट्री के साथ कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को किस तरह रिड्रेसल किया जाए, उसको किस तरह ख़त्म किया जाए, कौन सी बॉडी में उन डिस्प्यूट्स को ख़त्म किया जाएगा। मिनिमम वेजेस, जो कि आज आपका बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, और HRM के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसको कितना वेजेस देना है, मिनिमम कितनी सैलरी होनी चाहिए और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उस सैलरी के एक्सपेंड करने का, प्रमोशन का। द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये भी आपका इसी टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर मैं बेसिकली यहाँ पर टाइम की बात करूँ तो ये सारे काम आपके 1960 के आसपास किए गए थे। तो इस पीरियड के अंदर मेनली फोकस था कि अपने जो भी लेबर्स हैं उनके वेलफेयर को प्रमोट करना विद द हेल्प ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, प्रोग्राम्स, लॉज एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पर बहुत सारे लॉज रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि हमारे लेबर्स के वेलफेयर और कह सकते हैं उनको प्रमोट करने के लिए थे। अब इसके बाद हमारा थर्ड फेस आता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जिसे कि हम 1990 के बाद देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, LPG। आप सभी को पता होगा ये, क्योंकि इसको हम बेसिकली 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो L का मतलब क्या था? लिबरलाइजेशन, P स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें हुआ कि अब हमारी कंट्री, इससे पहले हमारी कंट्री के अंदर कोई बाहर से आकर ट्रेड नहीं कर सकता था, अपने प्रोडक्ट को हमारी कंट्री के अंदर सेल्स नहीं कर सकता था, कोई बाहर की कंपनी हमारी कंट्री का अंदर आकर अपने बिजनेस को नहीं चला सकती थी, अपनी कंपनी को डायरेक्टली इस्टेब्लिश नहीं कर सकती थी। तो अब हमारी कंट्री को, हमारी गवर्नमेंट को लगा कि हमें फ्रीडम हुए बहुत टाइम हो चुका है और हम इतने एफिशिएंट हो चुके हैं कि जो भी बाहर की कंपनीज हैं उनसे डायरेक्ट कम्पीट कर सकें। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने अपनी इकनॉमी को ओपन कर दिया, किसके लिए? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि ऐसा टाइम था हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी कंट्री के जो रास्ते थे उनको ओपन कर दिया, उनको परमिशन दे दी गई कि अब आप हमारी कंट्री के अंदर आकर अपना बिजनेस को कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई बाहर की कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो कहीं ना कहीं आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, आपकी जो कह सकते हैं पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, या आप कह सकते हैं आपके जो एक
इन्फ्लेशन आ रहा है उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। जब फॉरेन की कंपनीज हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट के आने लगी तो उनको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी? ह्यूमन रिसोर्स की। क्योंकि देखो अब अगर कोई कंपनी हमारी कंट्री में आकर इस्टेब्लिश होती है तो ऑनर उसका हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन अगर उसकी कंपनी में 1 लाख या 2 लाख ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं तो उन सबको तो अपनी कंट्री से लेके नहीं आ सकता ना हमारी कंट्री में। तो उसको अब रिक्वायरमेंट फील हुई कि हाँ उसके पास ऐसा कोई मैनेजर होना चाहिए जो उसके बिहाफ पर ह्यूमन रिसोर्स की रिक्रूटमेंट कर सके, उनका डेवलपमेंट कर सके, उनके साथ सैलरी की बात कर सके, या उनके जो भी टैलेंट्स हैं उसको और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। तो यहाँ से इस चीज़ की रिक्वायरमेंट फील हुई कि हाँ ऐसा कोई टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जो हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स की सारी जो भी हमारे रोल्स होते हैं उनको पूरा कर सके। इसके अंदर कौन कौन से रिक्रूटमेंट या कह सकते हैं कौन कौन से रोल्स के बारे में बात करी गई थी इस फेज़ के अंदर। तो सबसे पहला था कि कोई ऐसा हो जो रिक्रूटमेंट कर सके, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कर सके हमारे एम्प्लॉयज़ की, हमारे लेबर्स की, कैसा काम कर रहे हैं उसको मैनेज कर सके, उसको कह सकते हैं मैनेज कर सके। इसके बाद कंपनसेशन एंड बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन, कि अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई काम कर रहा है या हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं क्या करें उनके वेलफेयर के लिए, जिसके थ्रू कि वो मोटिवेट रहें, हमारी कंपनी से जुड़े रहें, हमको अपना कह सकते हैं जो 100% एफर्ट होता है ना यूटिलाइजेशन का वो दे सकें। तो ये वो स्टेज थी जब फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज हमारी कंट्री में आने लगी और उनको फील हुआ कि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो एचआर के काम उनके लिए कर सके। अब लास्ट स्टेज आती है आपकी फोर्थ स्टेज, जो कि आपकी 2000 से स्टार्ट होती है। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इस फेज को टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन, कि यही वो टाइम था जब इंडिया कह सकते हैं अपने आप को डिजिटलाइज करना शुरू कर चुकी थी। हर काम के लिए कहीं ना कहीं हम यूज़ करने लग गए थे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने लग गए थे अपने वर्क को करने के लिए। अब आप खुद सोचिए, अगर आपकी कंट्री में आपने कोई कंपनी खोली और उस कंपनी में आपको एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है तो कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो उसकी ट्रेनिंग आपके अदर एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर सके। अगर आप अपने कंप्लीट कंपनी को डिजिटलाइज कर रहे हैं तो वो पर्सन कौन होगा जो आपके प्रॉपर वर्क को देख सके कि आपका सारा का सारा काम डिजिटलाइज सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। आपके जो भी डेटा आपने डिजिटलाइज करे हैं उनको एनालिटिक्स की हेल्प से उनको एनालाइज कर सके, आपके डेटा को सिक्योर कर सके, उन डिजिटलाइजेशन रिसोर्सेज का यूज़ कर कर अपने डिसीजंस को ले सके। तो मतलब ये बहुत सारे काम की रिक्वायरमेंट पड़ने लगी जब टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया। सो HRM इन इंडिया इज करेक्टराइज्ड बाय द यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट। अगर आप आज के टाइम पे देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। लाइक जैसे आप अपना है या naukri.com है, या फिर आप कह सकते हैं इसको छोड़कर भी आपके पास बहुत सारे, जैसे लिंक्डइन एक क्रिएट हो चुका है प्लेटफॉर्म, यहाँ से भी रिक्रूटमेंट करी जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप हो चुके हैं जो कि फुली टेक्निकल और डिजिटलाइज मेथड में आपके लिए काम करते हैं। इसके साथ ये हाथ आपका एम्प्लॉय इंगेजमेंट, यहाँ पर बात करी जाती है कि किस तरह डिजिटलाइज करके उनके डेटा को, उनके वर्क को कंपेयर किया जा सके, उनको एनालाइज किया जा सके कौन कितना काम कर रहा है। तो ये सब हमें रिक्वायरमेंट कब पड़ी? 2000 के बाद। तो ये आपका लास्ट फेज था जहाँ पर अब आपका जो HRM प्रॉपर डेवलप हो चुका था एक ब्रांच के रूप में मैनेजमेंट की। इसे क्या क्या कहा गया? HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब हमें एक ऐसे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट थी, ऐसे एक ब्रांच की रिक्वायरमेंट थी जो ह्यूमन रिसोर्स के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर कर ये देख सके कि किस तरह मैं अपने ह्यूमन रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ, उनकी एफिशिएंसी का, उनकी पावर का, अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये थे आपके फेसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, या कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ HRM। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी कंट्री के अंदर HRM का डेवलपमेंट किस तरह हुआ, किन किन फेज़ में हुआ, उन फेज़ के अंदर किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एफर्ट दिया गया, और आज के टाइम पे हम जो भी कह सकते हैं लेबर लॉस देख रहे हैं, चाइल्ड वेलफेयर लॉस देख रहे हैं, या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट देख रहे हैं, तो किस तरह इनकी स्टार्टिंग हुई हमारी हिस्ट्री में, जो कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे HRM का। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।